कक्षा 8वीं एनसीईआरटी इतिहास की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत को आज़ादी कैसे मिली? क्या केवल कुछ नेताओं के प्रयासों से देश स्वतंत्र हुआ या इसके पीछे करोड़ों भारतीयों का संघर्ष छिपा था? 1870 के दशक से लेकर 1947 तक का समय भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। यही वह दौर था जब भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने जैसे शक्तिशाली आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला डाली। दोस्तों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार साधारण किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और महान नेता एकजुट होकर स्वतंत्रता के संघर्ष का हिस्सा बने और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त की। दोस्तों, याद रखिए, स्वतंत्रता कभी उपहार में नहीं मिलती, इसे संघर्ष और बलिदान से प्राप्त किया जाता है। तो आइए उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और देशभक्ति की कहानी को समझते हैं जिन्हें हमारे लिए स्वतंत्र भारत का सपना साकार किया। आइए शुरू करते हैं अध्याय 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। डियर स्टूडेंट, कल्पना कीजिए कि यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हार मान ली होती तो शायद आज हम स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले रहे होते। इसलिए इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रदर्शन देख सकते हैं जिसमें आंसू गैस का उपयोग किया जा रहा है। आइए हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसान और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव और महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जात व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार और 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, और है कि हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो आइए हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ देखते हैं। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी।
और 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। आप पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन को जानते ही हैं, जो ये संगठन भारत की आज़ादी में भरपूर सहयोग दिया था। आप पूना सार्वजनिक सभा के नाम को ध्यान से पढ़िए, आपको क्या पता चलेगा कि पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। जो सर्व मतलब क्या होता है? सभी। और जनिक का मतलब क्या होता है? लोगों का। तो सार्वजनिक का मतलब क्या होगा? सभी लोगों का। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। और ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। आप 1857 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ देख सकते हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके ज़रिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ें छपती हैं तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, क्योंकि पहले भारतीय न्यायाधीश सिर्फ भारतीयों पर मुकदमा चलाते थे और ब्रिटिश नागरिकों के ऊपर भारतीयों का कोई अधिकार नहीं था, भारतीय न्यायाधीशों का। ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई से सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया और संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी अपने विभिन्न क्षेत्रों को भारतीयों को निकट लाने की अहम भूमिका अदा की। आप A.O. ह्यूम को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, आप बताइए। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? ये एक स्रोत है कि जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि
बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। किसमें लिखा गया है? बम्बई में आयोजित। ये है इंडियन मिरर नामक अखबार। द इंडियन मिरर ये अखबार का नाम है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणाम को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी संविधानों की संस्था है। आप यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को देख सकते हैं। ये दादा भाई नौरोजी हैं। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया में ब्रिटिश शासक के आर्थिक परिणामों को बहुत तीखी आलोचना भी इन्होंने की है। आगे है कि उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज़ आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया।
उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आप यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की फ़ोटो देख सकते हैं। ये हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पंजाब केसरी नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज़ अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए यह है लाला लाजपत राय। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमियों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़ों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग न केवल बंगाल विभाजन का समर्थन किया, लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपनी राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी बड़ा धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। फिर होता है जन राष्ट्र का उदय। तो देखते हैं 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस की सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा
व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरती कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इन युद्धों में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगा। युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। आगे है कि महात्मा गांधी का आगमन। फिर कब हुआ महात्मा गांधी का आगमन? इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक चंद नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में हुई।